वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, इस समय पर्यावरण की श्रृंखला में हम निरंतर आगे चल रहे थे और इसमें हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जैसे कुछ महत्वपूर्ण नियम कायदों को देखने वाले हैं। आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा। इससे पहले हमने नीतिगत दस्तावेजों को देखा था और उनका संबंध कौन से कानून से है, ये जानकारी प्राप्त की थी। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जैसी बात की कि पीछे कौन सी चीज़ों की चर्चा हुई थी। लिंक करने के लिए आवश्यक होता है, पीछे वाले वीडियो से आप थोड़ा इसे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे एक क्रम से देखेंगे तो आपको आनंद भी आएगा। देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या कोई भी अधिनियम हो, उसका अपना एक पर्पज होता है। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जानवरों का, मतलब जो वन्यजीव हैं, उनका अवैध शिकार रोकना। ठीक है, अवैध तस्करी होती है, शिकार होता है। और वो किस लिए होता है? क्योंकि इनके शरीर के कुछ न कुछ प्रोडक्ट या ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि बहुत कीमती होते हैं। उन्हें बेचकर बेहिसाब मुनाफा कमाया जा सकता है। उसकी मार्केट में डिमांड, जो ब्लैक मार्केट होता है, वहाँ डिमांड अच्छी खासी होती है। तो इसके लिए इनका व्यापार किया जाता है और इनकी संख्या तेज़ी से घटने लगती है। जंगल का भी विनाश होता है। तो ये व्यापार रोका जा सके, ठीक है। और इसे सन 2003 में संशोधित किया गया। 1972 का ये अधिनियम है और लंबे समय तक ये यथावत काम करता रहा, लेकिन 2003 में इसमें संशोधन किया गया और अब इसका नाम पड़ गया भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002। ठीक। अब इसमें कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान है। मतलब हुआ ये इसमें कि आगे देखा गया कि जो नियम कायदे हैं वो थोड़े ढीले पड़ रहे हैं, तो उन्हें और कस दिया जाए। तो जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, जो कि संवेदनशील हैं, उनकी संख्या तेज़ी से कम हो रही है या पहले से ही कम संख्या में पाए जा रहे हैं, तो अगर उनका कोई अवैध शिकार करता है तो कठोर दंड का विधान है। ये सब बातें हमने देखी। और 1972 से पहले ये अधिनियम जो है बड़ा, आप कह सकते हैं, मील का पत्थर साबित होता है। इससे पहले की स्थिति क्या थी कि भारत में सिर्फ 5 नामित राष्ट्रीय पार्क थे, यानी संरक्षण का दायरा सीमित था। और अन्य सुधारों के साथ अधिनियम संरक्षित पौधे, पशु प्रजातियों, इन सभी की अनुसूचियों की स्थापना करता है और इन प्रजातियों की कटाई या शिकार को मोटे तौर पे गैर कानूनी साबित करता है। इस अधिनियम को हमेशा आधार बनाया जाता है अगर कोई वन्य जीवन के विनाश से जुड़ा हुआ मामला है भारत में तो। ठीक है। और इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ वन्य जीवों की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि वनस्पतियों की भी बात हो रही है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण देता है। इसका दायरा आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए कि कौन कौन इसके दायरे में आता है। तो इसके दायरे में हर प्राकृतिक संपदा आती है और इसके अंदर कुल 6 अनुसूचियां हैं जो कि आपको अवश्य मालूम होनी चाहिए, जिसमें कि अलग अलग ढंग से सुरक्षा का प्रावधान है। जो शुरुआती अनुसूचियां हैं उनमें नियम कायदे थोड़े ज़्यादा कड़े हैं। तो अनुसूची 1 और 2 की अगर बात की जाए, 6 हैं टोटल। पहली और दूसरी अनुसूची, इसके अंतर्गत वन्य जीवन को पूर्ण सुरक्षा दी गई है। मतलब इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी वन्य जीव हैं या वनस्पतियां हैं, उनको पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। और इसका यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसको कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, जो कि हास्यास्पद मालूम होता है। इस तरह का नुकसान पहुंचाने वालों को बहुत कठोर दंड मिलना चाहिए। और कठोर दंड ये तो नहीं है कम से कम, क्योंकि वो इन अवैध तस्करी या अवैध शिकार के माध्यम से कितना मुनाफा कमाते हैं ये भी तो देखना चाहिए। तो 10,000 उनके लिए किस तरफ का है? पैसा देके छूट जाएंगे, फिर करेंगे। तो ये दंड विधान थोड़ा और भयंकर होना चाहिए। इसके बाद देखें अनुसूची 3 और 4। इसके अंतर्गत वन्य जीवों को हानि पहुंचाने पर अपेक्षाकृत कम सजा का प्रावधान है। यही कम सजा है और उसमें और कम कर देंगे, मतलब सजा में बहुत ज़्यादा ढील हो जाती। 5वीं अनुसूची में जो वर्मिन होते हैं, जैसे कि चूहा, गिलहरी, कौवा, फ्लाइंग फ्लॉक्स, इन सबको मतलब रखा गया है और इनका शिकार किया जा सकता है। अब मज़े की बात यह है कि चूहे और गिलहरियों की तो संख्या अभी अच्छी खासी है और ये नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन कौवे ये प्रकृति के सफाई कर्मी हैं और इनकी संख्या तेज़ी से कम हो रही है। पिछले कुछ वर्षों की रिपोर्ट पे अगर गौर किया जाए तो इनकी भी दशा वही गिद्धों वाली होने वाली और इनके शिकार को खुली छूट है, मार सकते हैं आप, बताइए। तो इस तरह की कुछ अव्यवहारिकताएं भी इस अधिनियम में दिखाई देती हैं। संभवतः ये 1972 में जब बना था तो उस समय लोगों की विचारधारा और उस समय का वातावरण ऐसा रहा होगा। उस समय हम और आप में से कोई भी मौजूद नहीं था। हमारे जो अभिभावक हैं वो मौजूद रहे होंगे, तो उस समय की परिस्थिति को बता सकते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है ना, उसमें कायदे से अगर देखा जाए तो इस अधिनियम में और संशोधन की आवश्यकता है। और अनुसूची 6 जो है, इसमें कहा गया है कि जो पौधे इत्यादि हैं उनका खेती और रोपण जो है इसको प्रतिबंधित किया गया है। मतलब अनुसूची 6 में जिन पौधों या वनस्पतियों को शामिल किया गया है
उनको आप ऐसे खुलेआम रोप नहीं सकते और उनका उत्पादन नहीं कर सकते हैं, मतलब वो एक संरक्षण में ही उगाए जा सकते हैं। तो ये सारा मामला है। अब इसके बाद वन्य जीव संरक्षण और अन्य पर्यावरण संरक्षण कानून जो है उनको भी देख लेते हैं। तो वन्य जीव वर्ग में वो सभी जीव आते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो जंगली जीव हैं उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो वन्य जीव वर्ग में वे सभी जीव आते हैं जिन्हें कि पाला नहीं जाता, गैर पालतू होते हैं, ठीक। और वन्य जीव सुरक्षा और संरक्षा के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे कि मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, और ये काफ़ी पुराना है, 1873 का है। वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। सुखाचार अधिनियम ये 1882 का है। वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन ये जो है ये 1887 का है। बंगाल राइनासोरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932 यानी 1932, और असम राइनासोरस प्रिजर्वेशन एक्ट, दोनों जगह पे पाए जाते थे उस समय, 1954। सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ 1952 1952, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो आप देख ही चुके हैं 1972। इसके बाद जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम जो है ये 1977 का है। और ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है ये आपका 1979 का है, यानी 1979 का। वन अधिकार अधिनियम 2006 का है। ये सारा मामला है। इतने सारे अधिनियमों को आप यहाँ देख रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन व्यवहारिकता किसी अधिनियम में नहीं है। मतलब जो एक ग्राउंड लेवल पे विचारधारा होनी चाहिए, इसको अमल करवाने के लिए, ये जितने भी अधिनियम हैं, इसको अमल करवाने के लिए जो मशीनरी हमारी है यानी प्रशासनिक तंत्र, वो जिस तरह का रवैया अपनाता है ना, वो व्यवहारिक कतई नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पशु प्रेमी हैं, जो सच में वनों का संरक्षण और जीवों की सुरक्षा करना चाहते हैं, वो इन अधिनियमों और कानूनों का शिकार बन जाते हैं बिना मतलब। और जो तस्कर और डकैत टाइप के लोग हैं, जो कि दस्यु होते हैं, मतलब वो दया के पात्र नहीं होते हैं, पेड़ों को जैसे काटते हैं वैसे ही उनका भी हश्र होना चाहिए, तो वो इस अधिनियम का संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ तनिक जो कानून है उनके अंदर व्यवहारिकता होनी चाहिए, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद देख रहे हैं आप आगे वन महोत्सव की बात हो रही है। तो वन महोत्सव में हम क्या जान सकते हैं, इसके बारे में क्या जानने लायक। 1950 की बात है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि आपको देना है तो प्रीलिम्स, सामने आरओ का प्रीलिम्स है आपका, या जो भी आप एग्ज़ाम देंगे वनडे एग्ज़ाम है, तो उसमें इन चीज़ों का क्या सरोकार है। हम सीधे सीधे फैक्ट रट के जाएंगे, काम चल जाएगा, तो बात तो ठीक है। प्रीलिम्स में तो फैक्ट्स हैं वही पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रश्न जो है वो आरओ में पूछे भी नहीं जाते हैं, ज़्यादातर तथ्यात्मक ही होता है, और रैंडम फैक्ट पूछे जाते हैं, मतलब कहीं से भी उठा के पूछ लिया जाता है। ये प्रवृत्ति देखी गई है। अब इस बार का प्रश्न पत्र कैसा होगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये जो जानकारियाँ आपको साइड में यहाँ जोड़कर दी जा रही है ना, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका एक अप्रोच विकसित होगा, क्योंकि आगे आपको मेंस देना होगा इसका भी, और उसमें निबंध लिखने होंगे। निबंध लेखन वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उनमें ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ समीक्षा अधिकारी का प्री दे रहे हैं, आप यूपीपीसीएस में भी इन्वॉल्व होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, तो वहाँ तो ये काम आने वाला ही है। तो अपनी एक मौलिक विचारधारा आपको डेवलप करते चलना है, और मेरा फ़र्ज है कि वो विकसित करने में मैं आपका सहयोग करूँ। तो ऊबना नहीं है इससे। कुछ लोग पक जाते हैं कि तथ्य बताकर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसमें फालतू की बयानबाजी क्यों, लेकिन ये सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए की जाती है, और निश्चित तौर पर इससे आपका फ़ायदा है। तो 1950 की बात की जा रही है। के.एम. मुंशी ने कहा अधिक वृक्ष लगाओ, ये आंदोलन शुरू किया गया उनके द्वारा, और इसका नाम रखा गया वन महोत्सव। जैसे आजकल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वैसे ही उस समय वन महोत्सव मनाया गया था। हर वर्ष 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। ये वो समय होता है जब हरियाली अपनी चरम सीमा पर होती है, यानी ये बरसात का मौसम। हालांकि आज का जो समय है जलवायु परिवर्तन वाला, जो एकदम एक्सट्रीम लेवल का टाइम चल रहा है, इस समय आप देखिए ये जुलाई का महीना है जिस समय लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, और भीषण गर्मी पड़ रही, दूर दूर तक बादलों का नामो निशान नहीं। और इस महोत्सव का लक्ष्य मानव द्वारा लगाए गए वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना है। हमारी वन नीति जो है वो भी तो यही कहती है कि कम से कम 33% भूभाग जो है उस पर वनों का अधिकार होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और जनता में वृक्षारोपण की आदत को पैदा करना है, न सिर्फ वृक्षारोपण बल्कि वृक्षों का संरक्षण। आप देखेंगे सिर्फ ऐसा समस्या नहीं है कि वृक्षारोपण नहीं हो रहा है, वृक्षारोपण तो अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग शौकिया पौधा पकड़कर खड़े हो जा रहे हैं कैमरे के सामने कि हम बहुत अच्छे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। बड़े बड़े जो आला अफसर और मंत्री इत्यादि सभी उसमें घसीटे जाएंगे, अगर घसीटा जाए तो मतलब दिखावे के लिए, शोबाजी के लिए कि इतने पौधे का रिकॉर्ड हमने स्थापित कर लिया है, तो लोग कर ही लेते हैं, मतलब लगा देते हैं। लेकिन कितने जिंदा बचते हैं? देख रेख का अभाव है। जो जागरूकता पौधों के संरक्षण के लिए होनी चाहिए वो समाप्त हो गई।
और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके आसपास जितने पौधे बड़े हो चुके हैं, जो वृक्ष बड़े हो चुके हैं, जो कई 100 साल पुराने पेड़ हैं, एकदम प्राचीन, उनकी स्थिति बहुत बदहाल है। सब अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रहे हैं। किसी की डालियाँ काट कर उसे पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी की जड़ ही खोद डाली गई है सड़क बनाने के चक्कर में, है ना। तो इस तरह से जो पुराने वृक्ष हैं और पुरानी वनस्पतियाँ हैं, उनका भी ह्रास हो रहा है। तो हमें न सिर्फ वृक्षारोपण करना है, बल्कि उसके अलावा जितना हम रोपण करें उनको बचाना, कम से कम उसका 50% भी बचा लें तो भी बहुत बड़ी बात है। और साथ में जो पुराने पहले से लगे हुए हैं उनका संरक्षण, उन्हें दुखी नहीं करना है, उन्हें सुखी बनाना है, तभी हम भी सुखी रह पाएंगे। तो ये बात यहाँ पर लागू होनी चाहिए, ठीक है। वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब उसमें दोनों चीज़ें आती हैं। इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति को देखिए, अभी चर्चा हुई थी कि इसके हिसाब से ये लक्ष्य रखा गया कि 33% भूभाग पे वन होने चाहिए। तो आज़ादी से पहले की बात करते हैं, ये प्रयास थोड़ा पीछे का है। आज़ादी से पहले 1855 में पेगू के वन अधीक्षक थे, और ये अंग्रेज़ थे बेशक, डॉक्टर क्लेलैंड, और इन्हीं की सिफारिश पर भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा की गई। अंग्रेज़ जो हैं वो कुछ मामलों में अच्छे भी माने जा सकते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे कि वनों का संरक्षण संभव हो पाया, ठीक है। ये इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक भारतीय वानिकी चार्टर जो है इसकी उद्घोषणा की, और अप्रैल 1964, ये जो समय है आप देख रहे हैं, थोड़ा ही समय बाद की बात है। तो डेट्रीज बैंड्रिस के ब्रांटिस हैं शायद, ये यहाँ पे देखिए ब्रांडिस लिखा हुआ है, लेकिन उनका जो मूल नाम है वो ब्रांटिस है, तो प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। तो ब्रांटिस की नियुक्ति भारत में पहले महावन निरीक्षक के पद पर की गई, महावन निरीक्षक के पद पे की गई, और भारत में भारतीय वानिकी का पिता इनको कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, तो 1878, कुछ समय और बाद, जो व्यापक वन अधिनियम पारित होता है, उसमें वनों को आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्रामीण वन, इस प्रकार से 3 वर्गों में बांटा गया ताकि इनका संरक्षण अच्छे तरीके से किया जा सके। और भारत में जो पहली वन नीति है वो आती है डॉक्टर वोल्कर के माध्यम से 1894 में, उन्हीं की रिकमेंडेशन रहती है। और स्वतंत्र भारत की पहली जो राष्ट्रीय वन नीति है वो 1952 में बनती है, 12 मई की तारीख पे वो जारी होती है। इसके बाद एक बार फिर से 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग के गठन की अधिसूचना को जारी किया जाता है। तो ऐसे जो सतत प्रयास हुए हैं उनको हम लगातार देख रहे हैं। हालांकि ये पिछले प्रयासों की चर्चा थी, अभी जो नवीनतम प्रयास हम देख रहे हैं ये है 1988 वाला। नवीनतम का मतलब यहाँ पर्यावरण के संरक्षण का मामला है, तो हम 10-20 साल या 30 साल पीछे की चीज़ को लेटेस्ट ही कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है 1988 की वन नीति की, और इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को शुरू किया गया। सामाजिक वानिकी क्या होती है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। और वनों की उत्पादकता को बढ़ाकर, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कीवर्ड्स हैं ना, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको कि आप याद रख के इस पूरी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें वन संरक्षण की नीति में सबसे अहम पड़ाव क्या था कि जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है उसको अडॉप्ट किया गया, और वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन ये उपलब्ध कराना। वनों की उत्पादकता अगर हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, इनके जो प्रोडक्ट हैं, मतलब जितने भी वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, उससे जनजातियाँ और जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो लाभान्वित होंगे, सरकार को भी फायदा होगा। और जब लाभ किसी को भी मिलेगा ना, मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, फायदा मिलेगा तो वो फिर संरक्षण देगा, फायदा नहीं मिलेगा तो हटा देगा, स्वार्थ होता है। तो जब इनका स्वार्थ सिद्ध होगा, इनके जो ज़रूरत का सामान है इन्हें भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा, तो ये उन पेड़ों का संरक्षण भी करेंगे, और यही तो सरकार चाहती है और यही देश भी चाहता है। तो ये मामला है, एक पंथ दो काज वाली बात है। और देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता और आनुवांशिक पूल का संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य था। और देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर वनारोपण करना, जो कि आज तक प्राप्त नहीं हो सका है। तो ये सारा मामला है। अब आगे चलते हैं और यहाँ कुछ संस्थाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये जो बोर्ड है ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, ये सांविधिक निकाय है। और ये देश के वन्य जीवों के संरक्षण हेतु नीति तैयार करने का काम करता है और केंद्र सरकार को संबंधित मामलों में सलाह भी देता है। इस बोर्ड की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और बोर्ड में सदस्यों की संख्या होती है 47। इसका उपाध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होता है, ठीक है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसके जो मुख्यमंत्री हैं, अर्थात उस मंत्रालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये मामला हमने देखा।
इसमें क्या चीज़ें याद करने लायक है, तो पहली चीज़ ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो वही 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसी के अंडर में ये रहता है। और वन्य जीवों का संरक्षण इसका उद्देश्य है, उसके लिए ये नीतियाँ बनाता है और सलाह देने का काम करता है। तो ये एक तरह से सलाहकारी और नियामक दोनों संस्था के तौर पे जाना जाता है। और हाँ, ये एक सांविधिक संगठन है। इसके बाद वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को आप देख रहे हैं, जो कि भारत में वन्यजीवों से संबंधित जितने भी संगठित अपराध होते हैं उन पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाई गई है। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। तो इसका जो मंत्रालय है वो आपको पता होना चाहिए। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके 5 जोनल ऑफिस हैं, यानी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ हैं, तो दिल्ली में तो है ही है, उसके अलावा कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इसके साथ जबलपुर यानी मध्य प्रदेश। तो ये इसके कार्यालय हैं। ठीक। भारतीय जीव जंतु और बाकी चीज़ नीचे है, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, आधा इधर है आधा इधर है। तो इस बोर्ड की स्थापना पशुओं के कल्याण से संबंधित विधियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत 1962 में की गई थी। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है ना, ये 1960 का है और उसी के अंतर्गत इसे बनाया जाता है। ये जो बोर्ड है ये स्थापित किया जाता है 1962 में और इसका मुख्यालय है चेन्नई में। श्रीमती रुक्मिणी अरुंडेल ये इसकी संस्थापक थी तथा 25 वर्षों तक उन्होंने इस बोर्ड को चलाया था, यानी इसकी संचालिका थी। इसके बाद भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है और साथ में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण एक संस्था है। ठीक है, ये एक तरह का इंस्टीट्यूशन है और इसे देश के पादप संसाधनों की पहचान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा 1890 में स्थापित किया गया था। आप सोच के देखिए कितना पीछे की बात। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान की अगर बात की जाए तो ये जंतुओं के सर्वेक्षण और उनके संरक्षण के लिए है। मतलब ये है कि सर्वेक्षण करके आप पता लगाएंगे कि कौन सी प्रजाति पर खतरा मंडरा रहा है, तभी तो आप संरक्षण कर पाएंगे। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी ही चीज़ें और अनुसंधान भी इनके ऊपर किया जा सके। तो 1916 में इसको स्थापित किया गया था ये संस्थान। और इसका मतलब दोनों जो संस्थाएं हैं यहाँ एक साथ दी हुई हैं। तो इन दोनों संस्थाओं का हेडक्वार्टर है कोलकाता में और बहुत सारे इसके जोनल सेंटर बने हुए हैं अलग अलग स्थानों पर। तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसका मुख्य ऑफिस है वो आपको पता होना चाहिए, कोलकाता। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, वन लाइनर है, प्रश्न के माध्यम से दिया हुआ है। तो कहा गया कि इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? उत्तर इसका क्या है? चार्ल्स एल्टन इनको कहा जाता है। तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा जो इकोलॉजिकल पिरामिड है यानी पारिस्थितिकी पिरामिड आप कहते हैं, उसकी संकल्पना को दिया गया था। आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी ऊर्जा उपलब्धता क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। आहार श्रृंखला जितनी लंबी खींचेगी ना, तो ऊर्जा की खपत, ऊर्जा का जो नुकसान है वो बढ़ता जाएगा। और एपेक्स लेवल जो है, एकदम टर्शियरी लेवल जो होता है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जितने उपभोक्ता होते हैं उन्हें सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, तो जितनी छोटी आहार श्रृंखला होगी उतना फायदा रहेगा। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक कब होता है? 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे। और भारत में मैंग्रोव वन, जिन्हें कि ज्वारीय वन भी कहा जाता है, इसके अलावा जो सदाबहार वन होते हैं जिन पे कि पत्ते हमेशा रहते हैं, और पर्णपाती वन, तीनों का संयोजन देखने के लिए मिलता है। अब वैसे देखा जाए तो भारत में वानस्पतिक विविधता हर जगह है, लेकिन एक साथ अगर देखने के लिए मिलता है तो हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे दिखाई देता है। और इसमें मैंग्रोव भी है, कुछ हिस्से में तटवर्ती क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है ना अंडमान निकोबार, ये तुलनात्मक रूप से जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी तुलना में भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक है। आप इसे नक्शे पे देख सकते हैं। तो यहाँ जो जलवायविक विविधता है वो अच्छी खासी पाई जाती है। ठीक है, प्रजातिगत विविधता भी है और जलवायु की भी जो एक विषम परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ देखी जाती हैं। सदाबहार वनों की स्थिति है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक है, तो वो प्रभाव यहाँ देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा ज्वारीय वन भी पाए जाते हैं जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे, और पर्णपाती वन ये पाए ही जाते हैं। तो ऐसा हमने देखा। और भारत में कुल वनों का विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कौन से प्रकार के वनों का है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन अपने देश में प्राकृतिक रूप से ज़्यादा पाए जाते हैं। कृषि विस्तार की तीव्र गति को देखते हुए घास क्षेत्र का जो बायोम है उसको भविष्य का भंडार कहा जाता है। हालांकि घास क्षेत्र का बायोम बना कैसे है ये एक जानकारी का विषय है। तो ये जंगलों के ही विनाश से तो बना है। वृक्ष जो है वो खत्म होते गए, चाहे खत्म कर दिए गए या खुद खत्म हो गए, और उसके स्थान पे खुला स्पेस विकसित हुआ। अब वहाँ घासें उगना शुरू करती हैं और जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे चराई का काम होता है, मतलब घासों में ग्रेजिंग का काम ज़्यादा होता है, पशु जो है ज़्यादा चरते हैं, अतिचारण की स्थिति होती है, तो उस परिस्थिति में रेगिस्तान बनना शुरू हो जाता है। तो ये खतरनाक भी हैं, संवेदनशील होते हैं।
इसके बाद आप देख रहे हैं जलीय सतह पर फैला हुआ तेल। अक्सर समुद्र में तेल रिसाव होता है, जहाज़ों से होता है या तमाम चीज़ों से। तो उससे क्या होता है, जो सतह होती है उस पर तेल फैल जाता है। इसको ऑयल सिल्क कहा जाता है और ये निहायत ही घातक चीज़ है। इसके बाद देखिए आप रेड डेटा बुक, भारतीय वनस्पतियों के लिए प्रकाशित करने वाली संस्था कौन सी है? तो रेड डेटा बुक को अपने देशी लेवल पर जारी करने वाला बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है। इसके बाद आप देखें तृतीय राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, इसकी जो अवधि है वो 2031 तक है। 2017 से इसका आरंभ हुआ था और 2031 तक ये चलेगा। 1982 में पहली बार वन्यजीव राष्ट्रीय कार्य योजना जो है उसको जारी किया गया था। ये सारे कुछ मामले हैं और आगे भी है। यहाँ देखिए आप इंदिरा गांधी वन्य अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है, तो आप जानते ही हैं, टॉप स्लिप। ये सब फैक्ट हैं। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोले, ये दोनों जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक बड़ी ही व्यापक चीज़ होती है, जिसमें कि मानव जंतु सह अस्तित्व की बात की जाती है। प्रकृति के साथ हम सामंजस्य बनाकर रहें, न हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं, न प्रकृति हमारी वजह से कोई परेशानी का अनुभव करे और हमें खदेड़े। ठीक है। तो इसलिए ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक तरह से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही कॉन्सेप्ट पर बने हुए हैं। मतलब इसके पीछे जो मूल विचार है वो वही है। तो इनका जो केंद्र बिंदु होता है, मतलब इनका एक दायरा है बड़ा, जैवमंडल आगार इनको कहा जाता है, एक बड़ा क्षेत्र है। तो इसमें बफर जोन और आउटर एरिया सब कुछ होता है, लेकिन जो इसका कोर होता है, केंद्र होता है, वहाँ पर प्रायः एक नेशनल पार्क या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क हो सकते हैं। तो इसलिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें 2 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, एक तो बांदीपुर है, दूसरा नागरहोले। और नेशनल पार्क में जो नियम कायदे हैं वो अपेक्षाकृत बाकियों की तुलना में ज़्यादा कठोर होते हैं। इसके बाद देश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस हाई है। इसको हेमिस हाई भी कहा जाता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान नाम है। पहले ये कश्मीर में था, लेकिन अभी चला गया है लद्दाख में, कश्मीर का बंटवारा हो गया। इसके बाद आप देखें सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये साउथ बटन है, जैसा नाम है वैसा ही इसका आकार है, बटन के आकार का। तो राष्ट्रीय उद्यान ये है अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से ये अंडमान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये देखिए कच्छ में है। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सबसे ज़्यादा यहीं पर है और बाघों की आबादी भी यहीं पर ज़्यादा है। सामाजिक विकास पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कोपेनहेगन में, और विश्व बैंक के द्वारा विकसित कुछ हरित सूचकांक हैं और इसके जो 3 अंग हैं वो आपको पता होने चाहिए। देखिए हरित सूचकांक को, यानी जो ग्रीन इंडेक्स है, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। और इसमें कौन कौन से पैमाने होते हैं, तो उत्पादित संपत्ति, प्राकृतिक संपदा और मानव संसाधन, 3 चीज़ों को मिलाकर इसे काउंट किया जाता है। नगरीकरण के समय माफ़ कीजिएगा, नगरीकरण के कारण सतह का जो एल्बिडो है वो कम हो जाता है। जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा ये एल्बिडो क्या चीज़ है। अगर आपने भूगोल के कॉन्सेप्ट गहराई से पढ़े हैं, सूर्य का प्रकाश कैसे पृथ्वी पर पड़ता है और कितनी मात्रा में कहाँ प्राप्त होता है और कितना वापस कर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। एक हिंट आपको दिया गया है, बाकी आप बताइएगा। 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, पूरा थीसिस लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। बस इतना मालूम होना चाहिए कि आपको पता है। और अगर आप नहीं बता सके तो फिर अगले वाले वीडियो में इसका जवाब दिया जाएगा। तो एल्बिडो की बात की जा रही है, ये कम हो जाता है। ठीक है। अगर नगरीकरण ज़्यादा होता है तो जो सतह का एल्बिडो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। भारत के वित्त मंत्रालय, और इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रथम बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नया अध्याय जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया, तो इकोनॉमिक सर्वे जो 2011-12 का था, यानी 2012-13 के बजट वर्ष और उससे पहले वाला जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी होता है उसमें कुछ नए पन्नों के रूप में इसको जोड़ा गया था। ये पहली बार हुआ था, ध्यान दीजिएगा। विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन ये नवंबर 2010 में हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, और ये रूस में है, पिट्सबर्ग है, माफ़ कीजिएगा। इसके बाद गंगा बाढ़ आयोग की स्थापना 1978 में हुई थी, और कहाँ पर होती है, तो बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र यानी पटना। 1980 में क्या होता है, 1980 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना होती है और इसका जो स्थान है वो दिल्ली है। ये सब महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और कुछ और हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी स्थापित होती है 1980 में दिल्ली में। और जेट्रोफा के किस भाग को बायोफ्यूल कहा जाता है, तो जो बीज होता है, ठीक है, ये बायोडीजल प्लांट होता है, इसको रतनजोत गांव में कहते हैं, और इसकी जो फलियां होती हैं उनके अंदर बीज होता है और उससे ये जो बायोफ्यूल है ये प्राप्त होता है। लेकिन ये जहरीली होती है, मतलब खाने योग्य नहीं होती है। कई बार ये खेतों के किनारों पर लगा दिए जाते हैं और बच्चे इन्हें भ्रम में खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को देखा है। अब इसके बाद और भी वन लाइनर फैक्ट कुछ है और अंत में हम जो विश्व विरासत स्थल हैं उनको देखेंगे।
तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।